हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अपने संविधान के पिछले वीडियो में हमने मौलिक अधिकार को शुरू किया था। आज के वीडियो में उसी को आगे बढ़ाते हुए हम मौलिक अधिकार के ही कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। ये टॉपिक थोड़ा लंबा है, इसीलिए इस टॉपिक पे 3 वीडियोस बनेंगे। एक वीडियो जो मैं पहले डाल चुकी हूँ उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और आज का वीडियो, और एक और वीडियो बनेगा जो इसमें इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। तो चलिए आज का सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस आधार के कारण नागरिक की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता? ऑप्शंस हैं भारत की संप्रभुता, लोक व्यवस्था, न्यायपालिका का अपमान या अवांछनीय आलोचना। तो साथियों, इसका आंसर है अवांछनीय आलोचना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत नागरिकों की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर भारत की संप्रभुता व अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों से मित्रतापूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता, अदालत की अवमानना, मानहानि या किसी अपराध के संरक्षण के आधार पर युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया था कि किस पे प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता, तो इसका आंसर होगा अवांछनीय आलोचना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो इसके वही ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21 या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका आंसर है अनुच्छेद 21। यानी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। सतवंत सिंह बनाम असिस्टेंट पासपोर्ट ऑफिसर नई दिल्ली तथा मेनका गांधी बनाम भारत संघ के मामलों में यह अभी निर्धारित किया गया है कि अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त दैहिक स्वतंत्रता शब्दावली में संचरण का अर्थात इच्छानुसार कभी भी तथा कहीं भी जाने का अधिकार आता है, जिसमें विदेश भ्रमण भी शामिल है। यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया अनुच्छेद 21। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के किस मामले के निर्णय के कारण संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्य क्षेत्र का विस्तार कर शिक्षा के अधिकार को उसमें शामिल किया गया था? ऑप्शंस हैं उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश, गोविंद बनाम मध्य प्रदेश राज्य, परमानंद कटारा बनाम भारत संघ या चमेली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। तो दोस्तों, इसका आंसर है उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश। उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 1993 में 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा को अधिकार के रूप में यह कहते हुए संगठित किया था कि इस देश के नागरिक को शिक्षा का मौलिक अधिकार प्राप्त है। यह अधिकार अनुच्छेद 21 से निकला है। हालांकि यह एक निरपेक्ष अधिकार नहीं है। इसकी विषय वस्तु और मापदंडों को अनुच्छेद 45 और 41 के आलोक में निर्धारित करना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 25 या अनुच्छेद 29। तो दोस्तों, इसका आंसर है अनुच्छेद 21। 27 मार्च 2018 को गैर सरकारी संगठन शक्ति वाहिनी बनाम भारत संघवाद में उच्चतम न्यायालय ने जीवन साथी चुनने के अधिकार को मूल अधिकार मानते हुए इसे अनुच्छेद 21 में निहित माना था। यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया अनुच्छेद 21 के अनुच्छेद 21 के तहत अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के व्यक्ति के आधार को संरक्षण प्रदान होता है। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है? अब ऑप्शंस हैं एक चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सकीय सहायता, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न, पानी की गुणवत्ता को दूषित करना या मृत्युदंड। तो इसका आंसर है मृत्युदंड। जगमोहन सिंह बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के मामले में सर्वोच्च न्यायालय की 5 सदस्यीय पीठ ने मृत्युदंड को अनुच्छेद 21 का
उल्लंघनकारी मानने से इनकार कर दिया था। अतः स्पष्ट है कि मृत्युदंड अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है, यानी जो बाकी 3 पॉइंट्स हैं वो अनुच्छेद 21 के दायरे में आते हैं। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है, भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? अब देखिए इसके ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 20 या अनुच्छेद 22। तो जैसा कि अभी हम इसको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इसका आंसर है अनुच्छेद 21। भारतीय गणराज्य के संविधान का अनुच्छेद 21 व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है। बात करें अनुच्छेद 19 की, तो ये वाक स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण और अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण से संबंधित है। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत क्या सम्मिलित है? ऑप्शंस हैं धर्म प्रचार करने का अधिकार, सिखों को कृपाण धारण करने एवं रखने का अधिकार, राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार या धार्मिक निकायों को लोगों का धर्म परिवर्तन करने का अधिकार। तो दोस्तों इसका आंसर है 1, 2 और 3, यानी धर्म प्रचार करने का अधिकार, सिखों को कृपाण धारण करने एवं रखने का अधिकार और राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण करने का अधिकार। अब देखिए धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत धर्म प्रचार करने का अधिकार एवं राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार अनुच्छेद 25 में है तथा सिखों को कृपाण धारण करने एवं रखने का अधिकार अनुच्छेद 25 का स्पष्टीकरण 1 में शामिल है। धार्मिक निकायों को लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वातंत्र्य का अधिकार किसके अधीन नहीं है? ऑप्शंस हैं सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य, सदाचार या मानववाद। तो दोस्तों इसका आंसर है मानववाद। संविधान के अनुच्छेद 25(1) के अनुसार लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान अधिकार होगा। अतः इसमें मानववाद सम्मिलित नहीं है। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 29 या अनुच्छेद 30। तो साथियों इसका आंसर है अनुच्छेद 30। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार अल्पसंख्यक वर्गों को प्रदान किया गया है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया अनुच्छेद 30। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन से कथन सही हैं? ऑप्शंस दिए हुए हैं अनुच्छेद 301 संपत्ति के अधिकार से संबंध है। संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है किंतु ये मूल अधिकार नहीं है। और तीसरा है भारत के संविधान में अनुच्छेद 300 का उस समय केंद्र में कांग्रेस सरकार द्वारा 44वें संविधान संशोधन से अंतः स्थापित किया था। तो दोस्तों इसका आंसर है स्टेटमेंट 2, यानी स्टेटमेंट 2 सही है। अनुच्छेद 301 व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता से संबंधित है, न कि संपत्ति के अधिकार से, यानी स्टेटमेंट 1 ऐसे गलत हो गया। 44वें संशोधन 1978 के पश्चात संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है, न कि मूल अधिकार। इस संशोधन द्वारा संपत्ति का अधिकार भाग 12 के अनुच्छेद 300 क में विधिक अधिकार के रूप में प्रतिस्थापित किया गया है। अतः कथन 2 सत्य हो गया। भारतीय संविधान का 44वां संशोधन तत्कालीन जनता पार्टी की सरकार द्वारा किया गया था।
अतः ये स्टेटमेंट 3 भी गलत है, यानी इसका सही आंसर है स्टेटमेंट 2। संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है किंतु ये मूल अधिकार नहीं है। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा मैच सही नहीं है। ऑप्शंस हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, टू हैव द बॉडी ऑफ, परमादेश, वी कमांड, प्रतिषेध, टू बी सर्टिफाइड, या अधिकार परीक्षा, बाई व्हाट अथॉरिटी। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, यानी प्रतिषेध, टू बी सर्टिफाइड। टू बी सर्टिफाइड उत्प्रेक्षा के लिए प्रयोग शब्दार्थ है, न कि प्रतिषेध के लिए, और बाकी तीनों ऑप्शन सही मिले हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं। ऑप्शंस हैं संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार, सांविधिक अधिकार, या ये सभी। तो इसका आंसर है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रवर्तित कराए जा सकते हैं। ये अनुच्छेद मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए संवैधानिक उपचारों का प्रावधान करता है। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है। न्यायपालिका, कार्यकारिणी, संसद, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर है न्यायपालिका। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान किया गया है। इसके तहत कोई व्यक्ति मौलिक अधिकारों के हनन की स्थिति में न्यायपालिका की शरण ले सकता है। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में उपचार प्रदान कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा एक अधिकार डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है। ऑप्शंस हैं धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, समानता का अधिकार, या संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो इसका आंसर है संवैधानिक उपचार का अधिकार। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 अर्थात संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। उन्होंने कहा है, यदि मुझसे पूछा जाए कि संविधान में कौन सा विशेष अनुच्छेद सबसे महत्वपूर्ण है जिसके बिना यह संविधान शून्य हो जाएगा, तो मैं इसके सिवाय किसी और अनुच्छेद का नाम नहीं लूँगा। यह संविधान की आत्मा है। यहाँ ये तथ्य उल्लेखनीय है कि संविधान की उद्देशिका को भी संविधान की आत्मा माना गया है। संविधान का अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार प्रदान करता है। इसका उद्देश्य मूल अधिकारों के संरक्षण हेतु गारंटी, प्रभावी, सुलभ और संज्ञेय उपचारों की व्यवस्था करना है। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रिट को जारी कर सकता है। ऑप्शंस हैं परमादेश, अधिकार परीक्षा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, या प्रतिषेध। तो इसका आंसर है बंदी प्रत्यक्षीकरण। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के अनुसार उच्च न्यायालय व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट को जारी कर सकता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ है व्यक्ति को सशरीर उपस्थित करने की मांग। यह उन मामलों में लागू होती है जहां किसी व्यक्ति के बारे में कहा जाता है कि उसे अवैध रूप से निरुद्ध किया गया है। यदि निरोध को अवैध पाया जाता है तो निरस्त व्यक्ति को तत्क्षण आज़ाद कर दिया जाता है। चूँकि 44वें संविधान संशोधन के बाद अनुच्छेद 20 और 21 का आपात की घोषणा के काल में निलंबन नहीं किया जा सकता, अतः व्यक्ति के व्यक्तिगत स्वातंत्र्य की सुरक्षा के लिए एक अति महत्वपूर्ण रिट हो गई है। उल्लेखनीय है कि जहां उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट को केवल मूल अधिकारों के उल्लंघन की दशा में राज्य के विरुद्ध जारी कर सकता है, वहीं उच्च न्यायालय उसे उन व्यक्तियों के खिलाफ भी जारी कर सकता है जो अवैध या मनमाने ढंग से किसी अन्य व्यक्ति को निरुद्ध करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा।
ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस प्री री एग्ज़ाम 2015 में पूछा जा चुका है और इसकी जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दी वो बाकी क्वेश्चंस के लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए इनमें से कौन सी रिट याचिका दायर की जा सकती है? ऑप्शंस हैं मैंडमस, को वारंटो, हैबियस कॉर्पस या सर्टियोरेरी। तो इसका आंसर है हैबियस कॉर्पस। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए हैबियस कॉर्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की जा सकती है। यह रिट किसी व्यक्ति के बंदी बनाए जाने के औचित्य का परीक्षण करती है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया? ऑप्शंस हैं केशवानंद भारतीवाद, राजनारायण बनाम इंदिरा गांधीवाद, गोलकनाथवाद या सज्जन कुमारवाद। तो इसका आंसर है केशवानंद भारतीवाद। उच्चतम न्यायालय ने सर्वप्रथम 1951 में शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघवाद तथा तत्पश्चात वर्ष 1965 में सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य के वाद में अभिनिर्धारित किया कि संसद संविधान द्वारा मूलाधिकारों में संशोधन कर सकती है। उसके बाद वर्ष 1967 में गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद में उच्चतम न्यायालय ने शंकरी प्रसाद एवं सज्जन कुमार वाद के विपरीत संसद द्वारा मूलाधिकारों में संशोधन पर रोक लगाने का निर्णय दिया। चूंकि वर्तमान में नवीनतम निर्णय केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के आधार पर संसद को मूलाधिकारों में संशोधन की शक्ति प्राप्त है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया केशवानंद भारतीवाद। अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किस मुकदमे में किया है? ऑप्शंस हैं गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य या शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ। तो इसका आंसर भी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के वाद में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था, जिसका अनुमोदन मिनर्वा मिल्स 1980 के वाद में भी किया गया था। अगला क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, एक नैसर्गिक अधिकार है, एक वैधानिक अधिकार है या एक कानूनी अधिकार है? तो इसका आंसर है एक वैधानिक अधिकार है और एक कानूनी अधिकार है। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर भाग 12 के अध्याय 4 में अनुच्छेद 300 क में स्थान दिया गया है। अब संपत्ति का अधिकार एक वैधानिक या विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार है। नई एनसीईआरटी के अद्यतन संस्करण में संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार के रूप में उल्लिखित किया गया है। आगे बढ़ते हुए आज का आखिरी क्वेश्चन है, इनमें से किसके द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार का लोप किया गया है? 40वें संविधान संशोधन अधिनियम, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 44वें या 46वें संविधान संशोधन अधिनियम। तो दोस्तों इसका आंसर है 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। संविधान के 44वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार का लोप किया गया तथा इसके विधिक या कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया। तत्समय मोरारजी देसाई जनता पार्टी शासन में प्रधानमंत्री थे। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने मौलिक अधिकार से जुड़े कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखा। अपने कल के वीडियो में भी हम इसी टॉपिक से जुड़े क्वेश्चंस देखेंगे और इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे। उसके बाद हम संविधान का अगला टॉपिक लेंगे और उससे जुड़े इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पहले एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और जानकारी के साथ। धन्यवाद।